चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, मतलब इख्तिलाफ में इत्तेहाद। हिंदुस्तानी समाज में जो भिन्नता में एकता, जिसको हम बोलते हैं कि वहदत में एकता, या बहुत सॉरी इख्तिलाफ में वहदत। जो बहुत सारे हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़हब हैं, बहुत सारी ज़बानें हैं, बहुत सारी कौमें, और उसके बावजूद एक हम ये एहसास के साथ में जीते हैं, वी फीलिंग के साथ में हम लोग जीते हैं। हिंदुस्तान में सारे लोग हिंदुस्तानी बहन भाई ऐसे मानते हैं। तो ये इख्तिलाफ में इत्तेहाद या विभिन्नता में एकता है इंडियन सोसाइटी में, हिंदुस्तानी समाज में। तो चलते हैं लेसन की तरफ। India is a land of unity in diversity. In light of this statement, we will discuss in this unit aspects and indicators regarding diversity and unity in Indian society, together with the challenges posed for national integration. इंडिया इख्तिलाफ में इत्तेहाद की ज़मीन है, वहदत की सरज़मीन है। इंडिया यहाँ पर बहुत सारे मज़हब, बहुत सारे बहुत सारे मज़हब, बहुत सारी कौम, बहुत सारी नस्लें और ज़बानों के होने के बावजूद लोगों में एकता है। तो इसकी रोशनी में हम देखते हैं ये वाले लेसन में कि क्या-क्या डाइवर्सिटी है इंडिया में, किन-किन चीज़ों में इख्तिलाफ है, और उन सब के साथ में भारत की एकता को कायम रखने के लिए क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे भारत की एकता को कायम रखा जा सकता है। The source of diversity in India may be traced through a variety of ways. ने जो डाइवर्सिटी के सोर्सेज है वो बहुत सारी चीज़ों में मुख्तलिफ है, इख्तलाफ है। मोस्ट ऑब्वियस बीइंग द एथनिक ओरिजिन्स, रिलीजन्स, कास्ट, ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, सोशल कस्टम्स, कल्चर एंड सब कल्चरल बिलीफ्स, पॉलिटिकल फिलोसफीज एंड आइडियोलॉजीज, जोग्राफिकल वेरिएशंस एट्सेट्रा। सबसे पहले तो बहुत सारी मुख्तलिफ नस्लें हैं, इथनिक ओरिजिन्स, इंसानी नस्लें, अलग अलग इर्तिका है उन लोगों का, मुख्तलिफ मज़हब है, रिलीजन, ज़ात अलग है, कबीले बहुत सारे हैं, बहुत सारी ज़बानें हैं, रस्म व रिवाज, लोगों की तहज़ीब, सक़ाफ़त, उनका कल्चर, और जो लोगों के अक़ीदे हैं, लोगों के बिलीफ है, रिलीजियस बिलीफ है, साथ में लोगों की जो पॉलिटिकल फिलॉसफीज़ है, हर किसी के सोचने का नज़रिया अलग है। पॉलिटिक्स के बारे में हर कोई अलग पार्टी को, अलग बंदे को पसंद करता है। आइडियोलॉजीज़ और जो जोग्राफिकल वेरिएशंस, मतलब जो अलग-अलग खित्ते की अलग-अलग ख़ुसूसियत है। कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं दरिया है, कहीं समंदर है, कहीं मैदानी इलाका है, कहीं पथरीली ज़मीन है, रेतीले इलाके हैं। तो इतने सारे इख्तिलाफ़ात हैं। डिस्पाइट दिस, वन फीचर दैट इज़ मोस्ट ऑफन नोटिस्ड अबाउट इंडियन इन इज़ इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन इतने सारे इख्तिलाफ़ात के बावजूद जो एक सबसे अहम ख़ुसूसियत है इंडिया की, कि वो ये है कि इतनी सारी भिन्नता में भी एकता है, इतनी सारी इख्तिलाफ़ में भी वहदत है। यूनिटी इम्प्लाइज वननेस और ए सेंस ऑफ वी फीलिंग। यूनिटी का मतलब एकता होता है, या वी फीलिंग जो हम के एहसास के साथ में सबको जो टुगेदरनेस का एहसास होता है, सब मिलजुल के रहने का जो एहसास होता है, वो यूनिटी है। It holds tightly together various relationships and belief system of diverse ethnic communities or institutions into some form of acceptable unity. है इसमें ये होता है कि जो अलग-अलग कम्युनिटीज़ है, अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस है, ये सारे लोग एक साथ मिल के रहते हैं। कुछ तो एकता है, इतनी सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद एकता भी होती है इनके बीच में, कोई तो एकता होती है। द फ्रेज इन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ टुगेदरनेस और वननेस इन स्पाइट ऑफ इमेंस डाइवर्सिटी। ये जो मुहावरा है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इख्तिलाफ में इत्तेहाद या भिन्नता में एकता, ये एक्चुअली उस चीज़ को बयान करता है, उस चीज़ को बताता है कि जो इंसान के अंदर टुगेदरनेस की या वननेस की जो फीलिंग होती है, बहुत सारे इख्तिलाफ रहने के बावजूद, मज़हब, रंग, नस्ल, ज़ात, सोच का इख्तिलाफ होने के बावजूद, ये सारी चीज़ें अलग होने के बावजूद जो एक एकता की फीलिंग होती है, यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। Is based on the concept where the individual or social differences in physical attributes, caste, gender, creed, culture and religious practices etc. are not looked upon as conflict। ये concept किसकी का बेस क्या है? इसकी बुनियाद ये है कि लोगों के जिस्मानी खदोखाल अलग-अलग है, लोगों की
लोग कहीं के लोग हाइटेड है इंडिया में, कहीं के लोग कम हाइट के, कहीं के लोग बहुत गोरे हैं, कहीं के लोग सांवले हैं। इंडिया में अलग अलग फिजिकल फीचर्स वाले लोग हैं, अलग अलग जात है, अलग अलग मर्द औरत जेंडर है, थर्ड जेंडर है। कल्चरल बिलीफ अलग है, मजहबी रस्म रिवाज अलग अलग है, लेकिन उन सब में झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है। इतने सारे इख्तलाफ होने के बावजूद उन सब में झगड़ा लड़ाई नहीं है, बल्कि सबको एक तरह से देखा जाता है। सारे शहरियों के लिए, हिंदुस्तान के सारे शहरियों के लिए इक्वल राइट्स है। ऐसा नहीं है कि काले को कम हक हासिल है और गोरे को ज़्यादा हक हासिल है। ये ऊपर की जात वाले को, अपर कास्ट वाले को ज़्यादा फैसिलिटीज़ है और जो लोअर कास्ट है उसको राइट कम है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, हिंदुस्तान के दस्तूर के, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से सारे ही लोगों को इक्वल राइट हासिल है। In this unit, we shall also examine how the dynamics of racial, religious, linguistic, regional, caste, class and gender differences generate forces that question this oneness. इस यूनिट में हम देखेंगे कि जो रेशियल है, रेशियल जो इंसान जिस्मानी खदोखाल की, जिस्मानी रंग व रूप की बिना पर, जो शारीरिक रंग व रूप की बिना पर जो इंसान अलग होता है, रिलीजियस मजहबी में, लिंग्विस्टिक जो मुख्तलिफ ज़बानें हैं, रीजनल मुख्तलिफ इलाके, मुख्तलिफ एरिया जहाँ पे आप रहते हो, कास्ट और क्लास और जेंडर डिफरेंसेस के बावजूद जो वननेस का क्वेश्चन है वो कैसे आता है, जो वननेस है वो कैसे वननेस कैसे आती है, एकता कैसे आती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इज ए लैंड ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी। पहले ही देखा हमने कि इंडियन सोसाइटी में, इंडियन जो सोसाइटी है वो इख्तिलाफ की ज़मीन है, बहुत सारी भिन्नता यहाँ पर है। द डिक्शनरी डिफाइंस डाइवर्सिटी एज वेराइटी और डिफरेंट। डाइवर्सिटी की मीनिंग डिक्शनरी में अलग होना या मुख्तलिफ होना होती है। We will discuss in this part about the most powerful source of diversity. इस लेसन में हम देखेंगे कि कौन कौन से पावरफुल सोर्सेज है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे जो भारत के लोग हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं। मिसाल के तौर पर रेस है एक, तो जो फिजिकल तौर पर लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, मजहब, जिस्मानी तौर पर, मजहबी तौर पर मुख्तलिफ ज़बान, कास्ट, क्लास की हैसियत से लोग अलग अलग हैं। तभी पहले देखते हैं रेशियल डाइवर्सिटी। A simplistic definition of race could be that it is a group of people with a set of distinctive physical features. जो रेस की क्या आसान सी तारीफ हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो इंसान के इनफरादी फिजिकल फीचर्स होते हैं, जो इनके इनफराद मुख्तलिफ जो अलग से जिस्मानी बनावट होती है इंसान की। A.W. Green says, A.W. सोशोलॉजिस्ट है, वो कहते हैं ए रेस इज ए लार्ज बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग विथ ए नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरी विद इन ए सर्टेन रेंज। A.W. ग्रीन सेज ने बताया है कि जो रेस है वो बायोलॉजिकल ह्यूमन ग्रुपिंग है, मतलब कि इंसान को बायोलॉजिकली या हयातियाती तौर पर या जिस्मानी तौर पर, शारीरिक तौर पर जो डिस्टिंक्ट किया जा सकता है, उनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है हर इंसान के। जैसे कुछ इलाकों के लोगों की हाइट कम होती है, कुछ इलाकों के लोगों की हाइट ज़्यादा होती है। जो पंजाबी है उनकी हाइट ज़्यादा है, जो साउथ इंडियन है उनकी हाइट कम है। जो इधर कश्मीर वगैरह तक तरफ के रहने वाले लोग हैं उनका रंग बहुत गोरा होता है। जो थोड़े साउथ की तरफ के लोग हैं उनका रंग सांवला होता है। तो ये जो इस तरह से उनके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर आंखों की साख्त होती है, कि कुछ इलाके के लोगों की नाक की बनावट अलग होती है, आँख की बनावट अलग होती है। तो इन सारी चीज़ों की बिना पर जो ग्रुप बनाया जा सकता है, जो दर्जाबंदी की जा सकती है, वो रेस होती है। Racial classifications are made on the basis of certain genetic traits। जो रेशियल क्लासिफिकेशन है, मतलब ये जो रेस की बुनियाद पर या नस्ल की बुनियाद पर हम जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, वो दर्जाबंदी कर सकते हैं। वो एक्चुअली वो जो जेनेटिक ट्रेट होते हैं, जेनेटिक ट्रेट जो हमको बर्थ से, जो पैदाइश से जो खासियत हमारे अंदर आती है,
हमारा रंग रूप और ये सारी चीज़ें तो पैदाइश से ही डिसाइड होती है, तो ये जो खासियत है, इसकी बिना पर, जेनेटिक ट्रेड्स की बिना पर इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, इसकी दर्जाबंदी की जाती है, उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, गठबंदी की जाती है। It is a difficult task to construct a systematic ethnography of the teeming million of Indian population. ये तो बहुत ही मुश्किल है कि इंडिया में इतनी करोड़ों की आबादी है और उसको और उन लोगों को ऐसे उनके शारीरिक रूप के पर या उनकी शारीरिक बनावट की बेसिस पर ग्रुप किया जा सके, उनको ये उनके क्लासिफिकेशन की जा सकी। However, several anthropologists like G.H. Hutton, D.N. Majumdar and B.S. Goa have given racial classification of Indian people. लेकिन फिर भी कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, कुछ माहिर इमरानियात या कुछ जो इंसानी नस्ल के लिए जो लोग काम करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जैसे G.H. हटन, D.N. मजूमदार, B.S. गुहा ने कुछ क्लासिफिकेशन हिंदुस्तानी समाज के लिए के लोगों के लिए दी है। Let us look at the classification given by B.S. Goa. He classifies the population of India into 6 main racial groups as follows. चलो देखते हैं B.S. गोवा ने क्या क्लासिफिकेशन दिए हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए। उन्होंने 6 टाइप बताई है इनकी। एक तो नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, मंगोलाइड, मेडिटेरेनियन और ड्रेविडियन, वेस्टर्न बेरेकेपल और नॉर्डिक। ये इतने 6 टाइप की नस्लें हिंदुस्तान में हैं। It is observed by all scholars now that there are no pure racial types across the world. ये तो ऐसे स्कॉलर्स मानते हैं, ये जितने भी रिसर्च करते हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा तो कोई प्योर रेशियल टाइप नहीं है पूरी दुनिया में कि बिल्कुल सब एक ही जैसी खसूसियात सारी ही नस्ल के अंदर जो एक ग्रुप बना दिया जाए, एक एथनिक का एक जो ग्रुप बना दिया जाए, एक ग्रुप के जो लोग हैं, एक एरिया के जो लोग हैं, उनके सबके फिजिकल फीचर्स बिल्कुल ही सेम रहेंगे। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि ये तो नेचर का लॉ है। नो अलाइक इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी इंसान किसी दूसरे की तरह नहीं है, हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है और उसी की बेसिस पर जो फिंगरप्रिंट का कंसेप्ट है कि हर किसी की उंगलियों के निशान अलग होते हैं और उसकी बिना पर उसकी पहचान की जाती है। तो ऐसा तो होता है कि ऐसा एकदम प्योर टाइप तो नहीं होता कि सारे ही लोग एक ग्रुप के सारे ही लोग एक जैसे हों। रेदर देयर आर मिक्स टाइप ऑफ आर्किटाइपल रेशियल ग्रुप्स। उसके बजाय ऐसे मिक्स टाइप का एक ग्रुप होता है। माइग्रेशन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस हैव इंश्योर्ड दैट देयर अकर्ड अ लॉट ऑफ इंटरमिक्सचर ऑफ दीज रेसेस एंड दिस रिजल्टेड इन एनॉर्मस रेशियल हेटेरोजेनिटी अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद में माइग्रेशन भी मुसलसल शुरू ही रहता है। लोग एक एरिया से दूसरी एरिया माइग्रेट करके जाते हैं, हिजरत करके जाते हैं, अपना एरिया छोड़ के किसी दूसरी जगह जाके बसते हैं। फिर वहाँ रहने वालों के साथ में उनकी शादी होती है, वहाँ के लोगों की दूसरे एरिया के लोगों के साथ में शादी होती है। तो फिर जो आने वाली नस्लें हैं उनके फीचर्स दोनों से मिलकर आते हैं। तो इसलिए ऐसा मिक्सचर तो चलता ही है, लेकिन उसके बावजूद यकसानियत उनमें दिखाई देती है। Thus, even though there are racial classification of human beings, at present the basis for identifying differences is no longer limited to external physical attributes. हालांकि ये सारी क्लासिफिकेशन की गई है, रेशियल क्लासिफिकेशन की गई है, लेकिन आज मौजूदा दौर में, आज की हालत में, आज ऐसी कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं रही है, ऐसी कोई कैद नहीं है कि फिजिकल फीचर्स को लेके किसी को आइडेंटिफाई करना। द यूज ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हैज इनेबल्ड द स्टडी ऑफ फिजिकल क्वालिटीज थ्रू जेनेटिक स्टडीज एंड डीएनए टेस्टिंग विच हैव ग्रेटर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। अभी किसी की सूरत शक्ल देखकर या किसी का रंग रूप देख के आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये नस्ली है, ये एरिया का होगा, वो पंजाब का होगा, कोलकाता का होगा, बेंगलोर का होगा, मध्य प्रदेश का होगा। आप ऐसे कुछ नहीं कर, आप किसी का सिर्फ फिजिकल फीचर से एक्सटर्नल फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तो बाहर से उसका जो रंग रूप दिख रहा है आप उसको देख के ही आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, बल्कि साइंटिफिक टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और जो जेनेटिक स्टडी की जाती है, इंसान का डीएनए टेस्ट किया जाता है, वो ज़्यादा वैलिड और रिलायबल होता है किसी को जानने के लिए कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखता है। ऐसे फिर उसके बाद में रिलीजियस डाइवर्सिटी, जो मजहबी भिन्नता है, धार्मिक भिन्नता है, मजहबी इख्तिलाफ है।
द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन इज यूनिवर्सल, इट इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज। जो मजहबी समाजी इदारा है, मजहब जो समाजी इदारा है, सोशल इंस्टीट्यूशंस हम 11th क्लास में पढ़ रहे थे, उसमें रिलीजन था, मैरिज था, फैमिली था। तो जो रिलीजन सोशल इंस्टीट्यूशन है, जो रिलीजन एक है, वो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में ही लोग मजहब को मानते हैं। इट इज फाउंड इन ऑल सोसाइटीज पास्ट एंड प्रेजेंट, सारी दुनिया में सारे ही समाज में मजहब की अहमियत है, पहले भी थी अभी भी है। रिलीजियस डॉगमास हैव इन्फ्लुएंस्ड एंड कंडीशनड इकोनॉमिक एंडेवर्स, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, सोशल हियरार्कीज एंड कल्चरल डिफरेंसेस। जो ये जो मजहबी अकीदे है, इसका सारी ही चीज़ों पर असर है। जो मुआशी कंडीशन है, इकोनॉमिक एंडेवर है, जो सियासी तहरीकें चलती है, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, और जो समाजी ये सोशल हायरार्कीज है, और जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, हमारे सबकी सकाफत अलग है, तहजीब अलग है। रिलीजन इज वन ऑफ द की फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। रिलीजन सबसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है, की फैक्टर है इंडिया में डाइवर्सिटी के लिए। वैसे भी इंडिया में रिलीजन को बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है, और इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये ही एक दूसरे में रंग रूप नस्ल की तो उतनी बात नहीं होती, जैसे यूएस वगैरह में, उधर में रंग रूप की बुनियाद पर भेदभाव किया जाता है, लेकिन इंडिया में रिलीजन की बुनियाद पर लोग एक दूसरे को खुद से अलग मानते हैं। Although India is a multi-religious and multicultural country, the secular mandate informed by the Constitution of India ensures that the secular fabric of society is maintained. वैसे तो हिंदुस्तान में भारत बहुत सारे मजहब और बहुत सारे कल्चर का मुल्क है, देश है, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का दस्तूर है, संविधान है, इसने पूरी कोशिश की है कि जो सेक्युलरिज्म है वो हिंदुस्तानी समाज में बाकी रहे, जो सेक्युलरिज्म है वो सोच बाकी रहे, यानी कि अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के होने के बावजूद लोगों में एकता बनी रहे। इट इज़ ए लैंड वेयर ट्राइबल बिलीफ्स ऑफ एनिमिज्म एंड नेचरिज्म, ये वो ज़मीन है जहाँ पे ट्राइबल लोगों के अलग अलग मजहबी अकीदे हैं, मजहबी विश्वास है, जिसमें हमने देखा था एनिमिज्म, जो वो अपने मर जाने वाले लोगों की, जो उनके एंसेस्टर्स होते थे, उनकी पूजा करते थे, और सोल की या रूह की, वो आत्मा की, वो लोग पूजा करते हैं। नेचरिज्म, जो नेचुरल एलिमेंट्स है, रिवर हो गया, पहाड़, सूरज, नदी, चांद, आग, इन सारी चीज़ों की वो पूजा करते हैं। एंड रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और हिंदू, जैन, बुद्ध जैसे मजहब हैं हिंदुस्तान में, हैव ओरिजिनेटेड एंड फ्लोरिश्ड। ये सारे मजहब हिंदुस्तान में ही ये सारे मजहब पैदा हुए और बहुत बड़े। Later there has been the influence of Christianity, Islam, Zoroastrianism and Sikhism। बाद में ये मजहब तो हिंदुस्तान में बने, एक में पहले ये बात तो ध्यान रखिए कि ये सारे जो मजहब है, एनिमिज्म है, नेचरिज्म है, हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, ये कोई डिवाइन रिलीजन नहीं है। इनके ये सारे मजहब हमने सेकेंड वाले चैप्टर में देखे थे कि कैसे सेकेंड चैप्टर में हमने देखे थे कि कैसे वो ये हिंदू मजहब में बहुत सारी बुराइयां थी, बहुत सारी मतलब तकलीफदा चीजें थी, जिससे लोगों को परेशानी होती। तो वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध रिबेल करके इसके खिलाफ उठे थे, उन्होंने रिबेल किया था। पहले शुरुआत में तो उन्होंने सोशल वर्क किया, और जो हिंदू रस्म रिवाज थे, जो तकलीफ देने वाले रस्म रिवाज थे, उनको खत्म किया। बाद में जो उनके बिलीफ थे, जो उनके थॉट या जो उनकी एजुकेशन थी, उसने एक मजहब का रूप धार लिया। फिर पहले वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों एक साथ खड़े हुए थे, फिर बाद में उन दोनों के बिलीफ ने सेपरेट धर्म का रूप लिया, और एक जैन धर्म बना और एक बुद्ध धर्म बना। तो लेकिन फिर बाद में हिंदुस्तान में क्रिश्चियनिटी आया। जो क्रिश्चियन मजहब है, क्रिश्चियन मजहब एक डिवाइन मजहब है, किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। इस्लाम भी डिवाइन मजहब है, ये भी किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं है। जोरोस्ट्रियनिज्म जो लोग आग की पूजा करते हैं, तो ये ऐसा है कि इसमें लोग हर देखो, एक हिंदुस्तान एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है जनरली कि आपको जिससे फायदा होता है, जो आपको पावरफुल लगता है, खुद से ज्यादा पावरफुल लगता है, आप उसी को पूजना शुरू कर देते हो। ऐसे बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी होती है,
और इसी के बेसिस पर ही जो जितने भी मैन मेड रिलीजन हैं, ये सारे इसी की बेसिस पे ही बने कि वो फला इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल था, तो उसके मरने के बाद उसकी पूजा करने लगे। ये भी नहीं सोचते कोई कि अगर वो इतना ही पावरफुल था, तो वो अपनी खुद की मौत को ही क्यों नहीं रोक सका। वो इतना ही पावरफुल था तो वो जिंदा रह जाता, वो इतना ही पावरफुल था तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करता। तो ऐसा नहीं होता। कॉमनली लोग ऐसे जनरली सोचते हैं कि जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है हम उसकी पूजा करेंगे तो फिर हमको उससे फ़ायदा होगा। तो जो आग परस्ती है, आग की पूजा करने का कंसेप्ट भी लोगों ने आग को सबसे ज़्यादा पावरफुल समझा। हालांकि आग को तो पानी बुझा देती है, आग से ज़्यादा पावरफुल तो पानी हो गया फिर। तो ये ऐसे इसका कंसेप्ट आया था। फिर बाद में सिखिज्म आया। सिखिज्म में जो अच्छे इन्होंने बेसिकली पीस और ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट दिया सिखिज्म में। ये भी कोई ऐसा डिवाइन रिलीजन नहीं है। और फिर बाद में ये हिंदू समाज में ये चीज़ हुई, लेकिन कि जिन जिन लोगों ने सोशल वर्क के लिए काम किया, जिन जिन लोगों ने समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए जो धर्म को लोग मानते थे और उसमें जो बहुत सारी बुराइयां थी, जो बहुत सारी तकलीफें थी, तो उसको दूर किया या उस लोगों में उसके लिए काम किया, तो बाद में लोग उनके मरने के बाद में लोग उन्हीं की पूजा करने लगे। जबकि इस्लाम मजहब में और क्रिश्चियनिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग गॉड के कंसेप्ट को मानते हैं और ऐसे किसी की भी गॉड के सिवा और किसी की पूजा नहीं करते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि क्रिश्चियन लोग थोड़ा सा अपने बिलीफ से हटे और जिस प्रॉफिट ने उनको गॉड का मैसेज ला के दिया था, जिसको जीसस, तो ये लोग उन्हीं उनकी भी पूजा करने लगे, तो ये मेन स्ट्रीम से हट गए। सिर्फ इस्लाम ही पूरी दुनिया में एक ऐसा रिलीजन बाकी है कि जहाँ पे लोग सिर्फ और सिर्फ गॉड की पूजा करते हैं, उसी को पावरफुल समझते हैं, बाकी और किसी की भी पूजा नहीं करते हैं। प्रॉफिट है, प्रॉफिट मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो भी है दूसरे भी जो भी रिलीजियस अथॉरिटी है, जो भी स्कॉलर्स है रिलीजियस, तो ये इन सब लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये पूजा किसी की भी नहीं करते एक्सेप्ट गॉड। तो द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो डिक्लेयर। हाँ, तो बहरहाल द बेसिक आइडियाज एंड फेथ ऑफ ईच रिलीजन में डिफर, बट दे कंटिन्यू टू को एग्जिस्ट इन इंडियन सोसाइटी। तो हर एक मजहब के जो बेसिक आइडियाज है, जो उनके बिलीफ है, जो उनके विश्वास है, वो अलग अलग है हर रिलीजन का। लेकिन उसके बावजूद वो सारे हिंदुस्तानी समाज में, भारतीय समाज में सरवाइव कर रहे हैं। वो सारे रिलीजन भारतीय समाज में और लोग उसको मानते हैं। क्यों ऐसा? द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज ए फंडामेंटल राइट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अपना धर्म चुनने का राइट हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, संविधान ने दिया है, दस्तूर ने दिया है कि हर इंसान को आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि आप जो धर्म में पैदा हुए तो जिंदगी भर आपको वही धर्म में रहना, आप जब चाहे जब अपना धर्म बदल सकते हैं। ऐसा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इंसान को राइट दिया। इंडियन रिलीजन्स हैव exert significant influence all over the world। जो इंडिया के जो रिलीजन है, भारत के जो धर्म है, इसका पूरी दुनिया पे ही काफ़ी असर है। ईच मेजर रिलीजन इज सब डिवाइडेड along द लाइन्स ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्राइन, सेक्ट्स एंड कल्ट्स। जो सारे बड़े रिलीजन है वो और भी बहुत सारे सब डिवीजन में डिवाइडेड है। जैसे हिंदू समाज में उनके नीचे और भी बहुत सारे कई सारे उनके अलग अलग भगवान हैं और कई सारे लोग की वो अलग अलग पूजा करते हैं। और दूसरे बुद्ध और जैन, मैंने पहले ही बताया कि वो पहले एक साथ शुरू हुआ था, और फिर बाद में वो लोग अलग अलग हो गए। तो और बेसिकली जो बुद्ध है और जैन है, ये भी हिंदू ही हैं, और लेकिन ये लोग गौतम बुद्ध के बिलीफ को मानते हैं, गौतम बुद्ध के इसको मानते हैं। और जो जैन है वर्धमान महावीर के इसको मानते हैं, इसलिए वो जैन और बुद्ध धर्म से बिलोंग करते कहलाते हैं। सिर्फ इस्लाम ही एक सिंगल रिलीजन ऐसा है कि जहाँ पे ऐसे कुछ भी सेगमेंट्स नहीं है, सारे ही लोग एक खुदा की पूजा करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा लोगों का वो डिफरेंट है, मतलब एटीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन जो वर्शिप है वो सब एक ही मानते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बहुत कोई एक से ज़्यादा, कम से कम दो भी भगवान नहीं है।
In the next column is a table showing the distribution of religious groups in India based on religious identity. तो ये कॉलम में कितने कौन से रिलीजियस ग्रुप इंडिया में हैं और कितनी उनकी पॉपुलेशन है वो दिया है। हिंदू 79.80% है, मुस्लिम 14.23% है, क्रिश्चियंस 02.30% है और जो सिख है वो 01.72 है। बुद्धिस्ट है 0.70 है और जो जैन है 0.37 है और पारसी लोग सिर्फ 0.06 है और सिर्फ 4650 ज्यूज हिंदुस्तान में हैं, जबकि इजराइल वगैरह में जर्मनी में सारे ज्यूज की ही हुकूमत है और वहाँ पर इन लोगों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंडिया में इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। We cannot assume that all members of faiths are unanimous with regard to their beliefs and practices. हम ऐसा तस्वुर ही नहीं कर सकते, हम ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते कि जो सारे जो लोग हैं, सारे जो भारतीय हैं, उनके जो फेथ है और बिलीफ है वो एक हो, सेम हो, यकसा हो, यूनिनिमस हो। There are various interpretations of sacred religion and ethnocentric positions on the part of many subgroup within. वो बहुत सारे वो जो उनकी मजहबी किताबें हैं और जो उनकी जो पोजीशन है मजहबी एथनोसेंट्रिक जो नस्ल की जो पोजीशन है उसमें बहुत सारे मतलब उसके निकाले जा सकते हैं। Religions tend to bring together people of the faith to celebrate commonly cherished festival and events. लेकिन एक रिलीजन के लोग जो रिलीजन लोगों को एक करता है, एक रिलीजन के मानने वाले लोग मिलकर कोई त्योहार कोई फेस्टिवल मनाते हैं। These festivals have brought together people of different faiths to celebrate festivals like गणपति, दिवाली, रमजान, ईद, पटेटी, क्रिसमस एंड सो ऑन। और ये जो फेस्टिवल्स है, ये जो लोग जो त्योहार मनाते हैं, तो ये सारे लोगों को एक करता है। Also, the Government of India, through its declaration of public holidays for various religious festivals of significance, enable people of various faiths to mark the occasion. साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी पब्लिक हॉलीडे देती है सारे ही रिलीजन के फेस्टिवल्स के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक रिलीजन के ही लिए छुट्टी मिलती है, सारे ही रिलीजन के फेस्टिवल के लिए छुट्टी मिलती है। तो सारे ही लोगों को एक दूसरे के रिलीजन का, एक दूसरे के फेस्टिवल का इम्पोर्टेंस पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल गुड फ्राइडे, रामनवमी, ईद उल फित्र, ये सारी चीज़ों की छुट्टी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कोलकाता द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इज सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद द जैविश फेस्टिवल ऑफ लाइट। जो कोलकाता में दिवाली को रोशनी के त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है और वहीं पे हनुक्का ये जेव्स लोग ये त्यौहार मनाते हैं, ये भी उनका रोशनी का ही त्यौहार है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हम नेक्स्ट देखेंगे बाद में।